गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में या सोशल साइंस में ज्योग्राफी पोर्शन के पहले अध्याय का पहला सेशन हमने आपको पढ़ा दिया है। इस दूसरे सेशन में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब आइए देखते हैं कि पहले अध्याय में हमने देखा था, पहले सेशन में हमने देखा था कि संसाधन और विकास, यानी कि संसाधन को किस तरीके से विकसित किया जाए या संसाधन किस तरीके से मानव के उपयोग में लाए जा सकें, उन संसाधनों को किस तरीके से मानव के विकास में लगाया जा सके और इन संसाधनों के अत्यधिक दोहन के पश्चात एक पृथ्वी पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ऐसी विकट समस्याएं आ गई कि जिन समस्याओं को लेकर समस्त संसार चिंतित हो गया और उस समस्त संसार के चिंतित होने के पश्चात एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे कहते हैं रियो सम्मेलन। 1992 में रियो सम्मेलन में समस्त विश्व के देशों ने मिलकर एक एजेंडा निर्धारित किया। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एजेंडा 21 क्या है। हमेशा याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर आपसे पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 कहां से लिया गया है? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो शहर से ये लिया गया है। रियो सम्मेलन के नाम से ये जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं कि एजेंडा 21 में था क्या। एजेंडा 21 में मुख्य रूप से समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेवारियों के अनुसार विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई, एक तैयारी की गई, एक कार्य योजना बनाई गई। उसी कार्य योजना को कहा गया एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 में है क्या कि समान हित, सारे देशों के जो एक जैसे हित हैं, पारस्परिक आवश्यकताएं, जो परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताएं हैं, वह सम्मिलित उत्तरदायित्व या सम्मिलित जिम्मेवारियां। जब आप समान हित, समान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे क्या है? ओजोन परत में छेद हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न हो जाना। ओजोन परत में छेद, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसी घटनाएं हैं जो मानव के अत्यधिक संसाधनों के दोहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। इन दोहनों को, अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि इस दुनिया पर पेट भरने के लिए तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या पेटी भरने के लिए नहीं है। पेटी भरने के लिए, यहां उनके कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति उन संसाधनों का उचित इस्तेमाल करे तब तो वो संसाधन आपके लिए हैं, लेकिन यदि आप चाहें कि उनसे अपना घर भर लें, उनसे इतना सारा धन कमा लें उनका दोहन करके कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ करना ही ना पड़े, जब ऐसा अत्यधिक दोहन प्रारंभ हो जाता है तो ये दोहन समस्त प्रकृति को क्षति पहुंचाता है। और इसी प्राकृतिक क्षति के रूप में हम देखते हैं ओजोन परत में छेद। जब ओजोन परत में छेद हो गया तो इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे समक्ष आया। और ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी स्थिति है कि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत सारे द्वीपीय देश और ऐसे देशों के शहर जो समुद्र के तट पर हैं, जैसे हो सकता है अगर इसको रोका नहीं गया तो बंबई, कलकत्ता जैसे शहरों का नामो निशान मिट जाए, वो समुद्र के जल में समा जाएं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से
जल की अधिकता हो रही है, समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है। जैसे ही ये ऊंचाई बढ़ेगी तो आसपास के जो द्वीपीय देश हैं और जो समुद्र के किनारे के नगर हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे उसमें। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए ये रियो सम्मेलन हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। और इसमें क्या कहा गया कि सम्मिलित जिम्मेवारियां, सबकी जिम्मेवारियां हैं, उनका उत्तरदायित्व तो सबको निर्वहन करना पड़ेगा और विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति, मतलब जो पर्यावरण की क्षति हो रही है उसको रोका जाएगा, गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा जो गरीब लोग हैं, और रोगों से निपटा जाएगा, रोगों का उन्मूलन किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें उस एजेंडा 21 में रखी गई। एजेंडा 21, यहीं तक आप इसको समझिए कि एजेंडा 21 एक ऐसी परिकल्पना है जो रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 से निकली हुई है और जिसमें समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेवारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने की कार्य रूप तैयार किया गया या प्रारूप तैयार किया गया। चलिए इसको इसको विस्तार में जाते हुए सीधा चलते हैं कि संसाधनों का नियोजन कैसे होता। नियोजन मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसे नियोजन कहते हैं। अब सारे विश्व की तरफ ना जाते हुए सीधा भारत की तरफ आते हैं कि भारत में संसाधनों का नियोजन सरकार किस प्रकार कर रही है और किन किन स्थितियों में ये देखा जा रहा है। सर्वप्रथम जब हमने स्वतंत्र हुए तब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के संसाधनों का उचित नियोजन पर ध्यान देना प्रारंभ किया, क्योंकि उससे पूर्व तो हम क्या थे, पराधीन थे। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा करते थे और वो जब यहां लूटने के लिए आए थे तो वो हमारे संसाधन क्यों बचाने लगे? वो तो हमारे संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना चाहते थे, अत्यधिक यहां से धन लाभ कमाकर जाना चाहते थे। वो हमारे उज्जवल भविष्य की कामना थोड़ा करते थे। इसलिए देश के स्वतंत्र होने के पश्चात जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई तो हमारे संसाधनों का दोहन किस प्रकार से किया जाए और उनको कैसे बचा के रखा जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई और एक कार्य रूप तैयार किया गया। इस कार्य रूप में बहुत सारी चीजें हैं, इसे यहां नहीं देखेंगे। सीधा चलते हैं कि भारत में जो नियोजन किया गया वो किस आधार पर किया गया, कैसे बनाया गया, यह नियोजन किस तरीके से तैयार किया जाता है। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करके तालिका बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? देश के जो विभिन्न संसाधन हैं उन सारे संसाधनों की क्या करना चाहिए? पहचान करनी चाहिए और पहचान करने के साथ एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, एक कार्य सूची बना लेनी चाहिए। इस कार्य सूची, इस तालिका के बनने के पश्चात क्या करना चाहिए? फिर क्षेत्रवार सर्वेक्षण मानचित्र बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षेत्रवार सर्वेक्षण मानचित्र बनाना चाहिए, यानी कि आपके पास कितना संसाधन है और वो संसाधन किन किन राज्यों में उपस्थित है, ये सारा डिटेल आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यदि ये डिटेल आपके पास नहीं होगा तब आप कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो संसाधनों से भरे पड़े हैं, जैसे उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, ये इतने सारे संसाधनों से भरे हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है? गरीब हैं। गरीब किस अर्थ में है कि वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इन संसाधनों का यदि सरकार को पता ही नहीं होगा तो उसका समायोजन कैसे किया जाएगा, उसका दोहन कैसे किया जाएगा, या कह लीजिए उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। दोहन तो निगेटिव शब्द हो गया, लेकिन उपयोग,
उसको उपयोग हम किन अर्थों में करेंगे, कैसे करेंगे, जब तक इसकी पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होगी तब तक हमारे नीति निर्माता, नीति निर्देशक किस तरीके से कार्य रूप बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे और कैसे उस पर आगे चलेंगे। दूसरी इसकी जो आती है, दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहते हैं प्रौद्योगिकी, यानी कि प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। उस संसाधन को निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए। यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है तब हम उसका दोहन नहीं कर पाएंगे या उसका उपयोग अपने विकास में नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कौशल और संस्थागत नियोजन क्या होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी होना चाहिए, उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए कौशल भी होना चाहिए, ऐसे लोग भी होना चाहिए कि उस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें। और क्या होना चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था क्या कार्य करेगी। सारी संस्थाओं की कार्य और अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण पहले से कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि इन संस्थाओं के आपस में टकराव की वजह से आपके विकास में कोई विघ्न पैदा हो, इसलिए पहले से ही ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए। इसमें तीसरी स्थिति आती है, संसाधन के नियोजन में तीसरी स्थिति आती है कि संसाधन विकास योजनाओं, यानी कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। यानी कि राष्ट्र का जो विकास हो रहा है उस विकास में जो संसाधन विकास योजनाएं हैं उनमें क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए। यदि दोनों में समन्वय नहीं होगा, दोनों में टकराव होगा तो ये विकास नहीं हो पाएगा, ये विनाश की ओर जाएगा। टकराहट तो किसी भी प्रकार की हो वो विकास की ओर नहीं जाती है। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके आधार पर, जिनको देखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने वो सारे कार्य किए जिनसे हमें अपने संसाधनों का ज्ञान हुआ। उन संसाधनों का दोहन कैसे किया जाएगा, उन संसाधनों का दोहन कौन सी संस्थाएं करेंगी, ये सारा विस्तार से हम लोगों ने बनाया प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए खैर इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। जो संसाधन है उनका उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उनके उपयोग के साथ साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका हम संरक्षण ना करें। यदि उनको हम संरक्षित नहीं करेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए हमको संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही अनिवार्य है। संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहली जो स्थिति आती है कि संरक्षण हम कैसे प्रदान करेंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि कौन कौन से संरक्षणों को कैसे संसाधनों को संरक्षण प्रदान करते हैं, इनकी क्या तकनीकी होती है, क्या प्रौद्योगिकी होती है, ये सारे ज्ञान के पश्चात हम उनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं भू संसाधन, यानी कि भूमि का जो संसाधन है वो किस तरीके से हमारे पास है। भारत देश के पास भूमि का संसाधन किस तरीके से है, तो आप देख लीजिए कि भारत में 43% मैदान है, 43% मैदान है, 30% पर्वत हैं और 27% पठार हैं। पर्वत और पठार ध्यान रखिएगा, पर्वत और पठार में बहुत अंतर होता है। तो क्या है हमारे पास, 43% मैदान है, 30% पर्वत हैं और 27% पठार हैं। इन पठारों और इन पर्वतों और इन मैदानों को किस तरीके से हम संरक्षण प्रदान करते हैं, किस तरीके से इसे आगे ले जाते हैं, उसको हम अब देख लेते हैं। यानी कि भू संसाधन के रूप में ये जो चीजें हैं इनमें से सबसे आगे जो आती है उसको कहते हैं भू उपयोग, यानी कि भूमि का उपयोग। जब संरक्षण प्रदान करते हैं तो उसमें सबसे पहला है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं और भूमि के उपयोग में कौन कौन सी जगह भूमि का बंटवारा किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वो भूमि जो वनों से आच्छादित है,
यानी कि खेती वाली जमीन का संरक्षण हम दूसरे प्रकार से करेंगे और वनों का संरक्षण हम दूसरे प्रकार से करेंगे, पड़ती जमीन का संरक्षण हम दूसरे प्रकार से करेंगे। इसलिए इसका विभाजन कर लिया गया। और विभाजन कैसे किया गया? सबसे पहले वन आच्छादित जो भूमि है उसको देखा गया। दूसरे नंबर पर किया गया कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त ना हो, दूसरा प्रकार हुआ। इसी प्रकार में एक अन्य विभाजन कर लिया गया कि ऐसा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, लेकिन कैसी भूमि? नंबर 1 बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, ऐसी बंजर भूमि जिस पर कृषि हम नहीं कर सकते हैं। और इसका दूसरा भाग है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, यानी कि बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जो कृषि के लिए योग्य होती है, लेकिन उसका प्रयोग हम कृषि के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस पे हम इमारतें बना लेते हैं, उस पे हम सड़कें बना लेते हैं, उसमें हम उद्योग लगा लेते हैं, उसमें हम फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, उसमें हम पार्क बना देते हैं, उसमें हम खेलकूद के मैदान बना लेते हैं। ये सारी चीजें जो बना लेते हैं वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में। ठीक, अब हम आते हैं जो इसका अगला विभाजन है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि परती भूमि नहीं, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, योग्य नहीं अयोग्य भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य ना हो। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो इसमें आता है स्थायी चरागाह। ऐसे चरागाह जो स्थायी रूप से चरागाह हैं, जब वो चरागाह हैं उनमें जानवर चरते हैं तो उसको हम कृषि के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते हैं। दूसरी है गौचर भूमि। बहुत सारी भूमि ऐसी होती है जो गायों के चराने के लिए छोड़ दी जाती है, तो एक तो वो है जो स्थायी चरागाह है, दूसरी ये है जो गायों के लिए स्पेशल भूमि छोड़ी जाती है जिसको कहते हैं गौचर भूमि। इसका दूसरा जो विभाजन है वो है विविध वृक्षों, फसलों और उपवनों के अधीन भूमि। यानी क्या कह रहे हैं कि कृषि नहीं हो रही है इस पे, लेकिन क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और उन वृक्षों में और बहुत सारे उपवन बने हुए हैं। उपवन का मतलब कमेंट सेक्शन में आके बताइए उपवन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्योंकि इंग्लिश मीडियम होते हैं इसलिए हिंदी के कठिन शब्द नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इनको ढूंढना तो आपको ही पड़ेगा। हम यहां बता देंगे, आप फिर से भूल जाएंगे, इसलिए आप इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइए। ठीक है, उपवन के अधीन भूमि। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें तीसरा एक विभाजन है कि कृषि योग्य बंजर भूमि। कौन सी? कृषि योग्य तो है लेकिन बंजर है। बंजर क्या है? जैसे कि आप देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे लोग पलायन करके विदेश चले गए, अमृतसर चले गए, मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, नौकरी करने चले गए, सारे लोग चले गए, तो उनकी जमीन कृषि योग्य थी, लेकिन वो क्या हो रहा है, बंजर पड़ी हुई है, उसमें कोई खेती नहीं कर रहा है। तो ऐसी भूमि जहां 5 साल से अधिक से खेती न की गई हो, ऐसी भूमि कृषि योग्य भूमि, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि। तो इन सारी में विभाजन किया जाता है। अब हम देख लेते हैं परती भूमि। परती भूमि क्या होती है? परती भूमि क्या होती है? परती भूमि का भी पता लगा के बहुत आसान है। परती भूमि आप पता लगा के कमेंट सेक्शन में आके बताइए। इसमें लास्ट सेक्शन जो बचता है वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कि जिससे हम खेती के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसमें हम फसलें उगाते हैं, उनको शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब सारा विभाजन हमारे पास है, किस तरीके से कौन सी चीज, कौन सी भूमि किस तरीके से हमें उपयोग करनी है, किन में पौधे लगे हुए हैं, किन में उपवन बने हुए हैं, कौन सी बंजर है और किस पर हम अपनी खेती कर रहे हैं। तो यदि हमें कोई नई फसल उगानी है, कोई नया संसाधन विकसित करना है, जड़ी बूटी की खेती करनी है,
दवाओं की खेती करनी है तो इन सब की खेती का उपयोग के लिए हम ये परती भूमि का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, हमारी कृषि योग्य जो भूमि है उसका जो बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो भी कम नहीं होगा, तो हमारे खाद्यान्न में भी कमी नहीं आएगी और इस जमीन का प्रयोग करके हम दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि नियोजन का मतलब क्या होता है, योजनाबद्ध तरीके से विकास। नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध तरीके से विकास। जब हम योजनाबद्ध तरीके से विकास करते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं। अन्यथा हमारे पास 5 रोटियां हैं, 5 रोटियां लेके हमने माताजी ने रख दी, एक बच्चा आया 2 रोटी खा ली, एक बच्चा आया 2 रोटी खा ली, तीसरा बच्चा आया उनको लगा के रोटी नहीं है, उन्होंने कहा रोटी नहीं गई है तुम भूखे सो जाओ, यानी कि भूखे सो जाओ। जब वो भूखा सो गया, सुबह उठ के देखा एक रोटी बची हुई थी, तो क्या हुआ, वो रोटी खराब हो गई और बच्चा भी भूखा सो गया। यहां आपको क्या देखने को मिलता है, वैसे व्यवहारिक रूप में ये नहीं देखने को मिलता है, ये केवल उदाहरण है, घरेलू उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आता है, इसलिए घर का उदाहरण दे दिया। कभी ऐसा मत कहिएगा कि मां ऐसा नहीं करती है, मां कभी भी ऐसा नहीं करती है, देख के काम करती है, लेकिन ये केवल उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि आप यदि नियोजन नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, उनको ये पता नहीं है कि 2 रोटी एक बच्चे ने खाई, 2 रोटी एक बच्चे ने खाई, इसका मतलब 1 रोटी बची हुई है, तीसरे बच्चे के लिए 1 रोटी है, उसको 1 रोटी दे सकती थी तो वो कम भूखा रह के सो सकता था। यानी कि यदि आपको नहीं पता है कि हमारी पड़ती जमीन पड़ी हुई है तो आप क्या करेंगे, खेती योग्य जमीन में से दवाओं की खेती करने लगेंगे, जड़ी बूटी की खेती करने लगेंगे, तो क्या होगा कि पड़ती भूमि तो पड़ी रहेगी और आपका जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो भी कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो आपके यहां खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगेगा और आपको खाद्यान्न का आयात करना पड़ जाएगा। इसलिए आप अपने संसाधनों को, अपनी चीजों को ध्यान से रखिए और देखिए कि उन संसाधनों का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसी में अब हम देखते हैं अपना मृदा संसाधन। क्या मृदा संसाधन, मृदा संसाधन क्या होते हैं, मतलब अभी हम पढ़ रहे थे ये सारी भूमि, लेकिन मृदा यानी कि ये जो पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर है, ये इसको देख लेते हैं कि ये बनती कैसे है, इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये लाखों वर्षों में बन के तैयार होती है और उसका हम कैसा दुरुपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मृदा बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है, या पृथ्वी के ऊपरी वाली सतह ये बनती कैसे है, इस प्रक्रिया को देख लेते हैं। मृदा संसाधन कैसे, यह एक महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। हमने पिछली बार बताया था कि क्या नवीकरण होता है, क्या अनवीकरण होता है। नवीकरण का मतलब दोबारा बन जाना, तो ये दोबारा बन जाती है लेकिन फिर भी एक बहुत समय ले लेती है बनने में। तो ये महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है, यह पौधों के विकास का माध्यम है, इसमें बगैर इसके पौधों का विकास संभव ही नहीं है। पौधों का विकास होता है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। पौधे जब निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि मिट्टी की जो परत है ये कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं, उसका संरक्षण उतना नहीं करते हैं, पानी में बह जा रही है, पानी से खराब हो जा रही है, तो ये स्थितियों को हम ध्यान नहीं देते हैं, उनका संरक्षण ठीक से नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कि बनती कैसे है मृदा। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल यानी कि पहाड़, सेल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत या पहाड़। उच्चावच मतलब ऊंचे नीचे पहाड़, उच्चावच यानी कि ऊंचे नीचे जो पर्वत होते हैं, सेल होते हैं, उनसे फिर प्रस्तर सेल, पत्थर वाले सेल होते हैं, यानी कि कुछ मिट्टी वाले सेल होते हैं, कुछ पत्थर वाले सेल होते हैं, कुछ मिले जुले होते हैं। जैसे
हिमालय को नवीन पर्वत बोला जाता है, नवीन पर्वत। तो यहां क्या है, नवीन पर्वत है लेकिन वो कच्चा है। हमने आपको अभी बताया था ऊपर कि पठार और पर्वत में अंतर होता है। पठार क्या होता है, आग्नेय चट्टान का बना हुआ होता है, यानी कि एकदम कठोर होता है, उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जबकि पर्वत यानी कि हिमालय, हम हिमालय पर्वत को ज्यादा अच्छे से देखते हैं कि हिमालय पर्वत नवीन बनित पर्वत है, तो इसमें मिट्टी को आसानी से खोद लिया जाता है। और यही ऊंची नीचे जो पहाड़ हैं, इन्हीं में जब वर्षा होती है तो ये मिट्टी वहां से खिसक के चलती है, फिर ये जाकर वहां प्रस्तर सेल जो पत्थर की सेल हैं उनसे रगड़ते हुए आगे बढ़ती है। जलवायु और वनस्पति तथा अन्य जैव पदार्थ, जो पदार्थ यानी कि पत्ते सड़ गए, पत्ते गिर गए, तो उन पत्तों के और इनसे निकलते हुए यह मुख्य कारक के रूप में रहते हैं। पत्ते हो गए, अपघटन हो गया, तापमान हो गया। तापमान में जो परिवर्तन होता है, जैसे देखिए गर्मी आई, सर्दी आई, बसंत ऋतु आई, तो ये जो क्रमिक चक्रीय परिवर्तन है ऋतुओं का, ये चक्रीय परिवर्तन में ही पत्ते गिरते हैं। पत्तों का गिरना हुआ, मिट्टी का बहना हुआ, पहाड़ का खिसकना हुआ या उनका क्षरण हुआ, तो ये सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं और ये बहते हुए जल के माध्यम से ये पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं, पहाड़ से नीचे की तरफ आते हैं यहां, और फिर ये पवन के माध्यम से भी इनका क्षरण होता है, यानी वायु के माध्यम से भी पहाड़ का क्षरण होता है। तो वायु के माध्यम से हिमनद और अपघटन की क्रियाओं के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। अब ये देखिए लाखों वर्षों में ये मृदा बनती है, तो मृदा में इतनी सारी चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उच्चावच होता है, जनक सेल होती है, प्रस्तर सेल होती है, जलवायु होती है, वनस्पति होती है और अन्य जैव पदार्थ होते हैं जो कुछ समय में कार्य करते हैं। उसके पश्चात तापमान में परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन के माध्यम से ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं लगातार। तब जाके सैकड़ों वर्षों में कुछ नवीन पृथ्वी का या नवीन मैदान का जन्म होता है। इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे पहले, वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मृदा हमारी बनकर तैयार हो गई। अब इस मृदा का संरक्षण हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये स्थितियां हम अगले अपने सेशन में इसको देखेंगे। अगले सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ लीजिए। मृदाओं का वर्गीकरण, यानी कि जो मिट्टी बनी है वो सारी मिट्टी एक जैसी थोड़ी बनेगी, कहीं अलग बनेगी, कहीं दूसरे कारक हैं, कहीं दूसरे कारक हैं, कहीं दूसरी परिस्थितियां हैं। तो उन परिस्थितियों के कारण मृदाओं का वर्गीकरण होता है, मृदाओं के प्रकार होते हैं, उन मिट्टियों के प्रकार होते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मनुष्य कहीं गोरा है, कहीं काला है, कहीं सांवला है, कहीं बहुत गोरा है, कहीं छोटा है, कहीं मोटा है, कहीं लंबा है, कहीं पतला है। तो ये जो प्रकार हो जाते हैं, यही प्रकार आपके मृदाओं में भी पाए जाते हैं। और ये प्रकार कैसे होंगे, क्या होंगे, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्रदान करे। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। धन्यवाद।